हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की किताब है उसका अध्याय 3 पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो पाठ का नाम है वो है आरंभिक नगर। तो हम इसमें पढ़ते हैं हड़प्पा की कहानी। तो जो आरंभिक नगर का मतलब यह है कि जहाँ से अपना भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से हम जो भारतीय इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और यहीं से हमें जो है भारत के स्थापत्य कला की जानकारी के बारे में हमें मिलता है। सबसे प्राचीन स्थापत्य कला की जानकारी के बारे में हमें यहीं से मिलता है। तो हम पढ़ते हैं हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। और इस सभ्यता का हड़प्पा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले जिस स्थान पर खुदाई हुई वो स्थान का नाम हड़प्पा था। इस वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और ये वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पे है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं शुरुआत में कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल के बारे में पता लगा। यहाँ हड़प्पा पुराना स्थल मिला है। लोग कहते हैं कि जब सर्वप्रथम इंजीनियरों द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में तो वहाँ से कुछ ईंटों के अवशेष मिले। तो उनको लगा कि यार कहीं ना कहीं इस ज़मीन के नीचे कोई पुराना शहर बसा हुआ है। तो पूरा स्थलों को क्या है कि इसकी जानकारी मिलती है जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो देखो, उन्होंने ईंटों का जब गांव वालों से पूछा उन्होंने ईंटों के बारे में, तो उस गांव जो पंजाब प्रांत के गांव हैं वो भी अधिकांश इन्हीं ईंटों के बने हुए थे। तो उन्होंने कई सारी ईंटें निकाल कर रेलवे लाइन तो बिछा दी, लेकिन उससे क्या है कई सारी इमारतें नष्ट हो गई। लेकिन उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब से पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जो भारत उपमहाद्वीप है उसके सबसे पुराने शहरों में से एक है। कौन सा? हड़प्पा नगर। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। कि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो इसी स्थान पर हुई थी, इसलिए इसी स्थान के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आगे देखते हैं कि इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। अब इन नगरों के बारे में देखते हैं कि जो नगर मिले हैं हड़प्पा के उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो विशेषताएं पढ़ते हैं कि इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। मतलब कहते हैं कि जो हड़प्पा नगर है इसको 2 भागों में है, एक तो ऊंचा शहर, एक निचला शहर। जो ऊंचा शहर है वो कम क्षेत्र में था और सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में निचला शहर था। तो मतलब ऊंचे वाले शहर को इन्होंने दुर्ग की संज्ञा दी है और निचले वाले शहर को इन्होंने नगर की संज्ञा दी है। तो हम देखते हैं आगे। जो शहर था वो जो है 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना था। अभी जो मैंने बताया था आपको कि ऊंचाई पे बना हुआ भाग पश्चिमी भाग था और जो निचाई पे बना हुआ भाग पूर्वी भाग था। जो पश्चिमी भाग था वो काफ़ी छोटा था और जो पूर्वी भाग था वो पश्चिमी भाग के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। मतलब इसको क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। पक्की जो ईंटें थी पक्की हुई है उस ईंटों की 4 दीवारियाँ, मतलब उस नगर के चारों ओर जो है एक दीवार बनाई गई थी पक्की ईंटों की। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगर के दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। मतलब कहते हैं कि एक स्नानागार मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। तो कुछ ऐसी इमारतें मिलती है हमें, जैसे अन्नागार है, स्नानागार है। तो कुछ नगरों में ऐसी इमारतें बनाई गई, जैसे एक तालाब बनाया गया उसको अपन कहते हैं कि वृहत स्नानागार भी कहते हैं, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं
मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, और कहते हैं कि इस स्नानागार का उपयोग धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इसका उपयोग किया जाता था। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। मतलब देखो, उनको इतना अंदाजा था, इतना उनकी मतलब जो टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने पानी को रोकने के लिए चारकोल की परत भी चढ़ाई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जो आजकल के स्विमिंग पूल होते हैं उस तरह से इसमें भी क्या है, उतरने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, और शायद यह विशिष्ट नगर विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब यहाँ क्या है, जो विशिष्ट नागरिक जो होते थे, जो राज्य के, मतलब कहते धार्मिक अवसर पर ही यहाँ पर स्नान करते थे। अब मैप में देखते हैं हम मोहनजोदड़ो, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी किनारे। इसके अलावा ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी किनारे पर कौन सी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है। इसके अलावा सूतकांगेडोर, इसके साथ ही देखो चनहुदड़ो पढ़ते हैं हम, अभी सब पढ़ेंगे, धोलावीरा भी पढ़ेंगे, ये गुजरात में है। अभी हम पढ़े हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता को देख लेते हैं। ये रही रावी नदी किनारे, देखो सिंधु नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियां है, रावी नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता बनी हुई है। तो हम इसको मैप में भी देख लेते हैं। कालीबंगा जो राजस्थान में घग्गर नदी किनारे पे बनी हुई है। तो इस तरह से कई सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों के में अग्निकुंड मिले हैं, मतलब हवन जो होते हैं, हवन करने के लिए जो कुंड बनाया जाता है, अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। इससे हमें क्या है, उनके जो पूजा करने का तरीका है, मतलब हवन के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी जो पूजा अर्चना करने की जो पद्धति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, मतलब बड़े बड़े अन्नागार जिसे बोलते हैं, गोदाम जिसे बोलते हैं, वो भी मिले हैं। लोथल गुजरात में है वर्तमान में, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा मैंने आपको बताया ही है, राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे। तो हम देते हैं लोथल। लोथल से बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं, जहाँ से हमें जो है हड़प्पा सभ्यता का विदेशों से व्यापार के हमें साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं, ये देखो स्नानागार। अगर आपने पढ़ा था मोहनजोदड़ो में स्नानागार है, तो इधर भी सीढ़ियाँ है, इधर भी सीढ़ियाँ है, चारों तरफ यहाँ पे कमरे बनाए गए थे। तो ये स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिलाया है। आगे देखते हैं भवन, नाले और पक्की सड़कें। तो ये यहाँ की एक नगर नियोजन टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या है कि देखो भवन, नाले और सड़कें कैसे हुआ करती थी। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो कहते हैं कि जैसे कि इसमें जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें जो भवन निर्माण कला है, 2-2 मंजिल के भवन पाए जाते थे, और भवन जो है घर के आंगन, बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे। जैसे अपन देखते हैं कई बार साउथ की मूवी में देखते हैं, जो बीच में आंगन होता है, चारों तरफ कमरे होते हैं, ठीक है, और पूरे जो छतों का पानी है वो आंगन में आता था, और घरों में कुएं भी होते थे। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी हड़प्पा नगरों में पाई जाती है, जो भवन निर्माण कला है, ये हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती है। कई नगरों में ढके हुए नाले, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो मतलब अंडरग्राउंड नालियाँ भी पाई जाती है, जो आज के ज़माने में होती है। आज के टाइम पे जो नाली होती है अंडरग्राउंड, वैसी नालियाँ हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता है। जैसे आज सीवरेज होती है, अपने घरों की नालियाँ सीवरेज लाइन से जुड़ी जाती है, उसी प्रकार वहाँ भी क्या है, एक मुख्य लाइन होती थी। जैसे ये गलियाँ है, इनकी जो नालियाँ है, ये नाली आगे जाके कहीं ना कहीं मुख्य सड़क में जाकर मिल जाती थी। इस तरह से इधर घर बने होते थे, इस तरह से। तो इस तरह से ये सीवरेज होता था, मुख्य लाइन होती थी जिसमें सारा पानी इसके अंदर जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। और नालियों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे, मतलब चैम्बर बनाए जाते थे, जहाँ से इनकी सफाई व्यवस्था, जिनको समय समय पर इनकी सफाई की जाती थी, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। मतलब आजकल की जो व्यवस्था है उसी तर्ज पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हमें नगर और वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली देखने को मिलती है। अब देखो नगरीय जीवन कैसा था, वहाँ के जो लोग थे उनमें किस किस तरह के मतलब आर्थिक
क्रियाकलाप होते थे वो पढ़ते हैं, और कौन कौन सी धातुओं का इस्तेमाल करते थे वो। तो आगे देखते हैं कि नगर नियोजन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, और यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य और पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे, और शायद लोग खूबसूरत मनकों तथा चांदी, सोने के आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। जैसे आज के लोग आभूषण वगैरह रखते हैं, वैसे जो मन के होते थे, मन के मोतियों कह सकते हैं, जो कीमती जो मोती होते हैं उनको बोलते हैं मन के। तो मन के और जो सोने चांदी के आभूषण जैसी कीमती जो अपने पास रखते थे, इन्हें नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। लिपि जो होता है लिखने का कार्य करने वाला व्यक्ति। आगे देखते हैं, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे। मतलब जो शिल्पकार होते थे, जो मूर्तियां बनाने वाले, ये स्त्री भी होते थे और पुरुष भी होते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे। तो कई सारे इसकी खुदाई के दौरान हमें कई सारे खिलौने भी मिले हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो बच्चे हैं वो इनको खेलने के लिए उपयोग में लेते होंगे। आगे देखते हैं, ये देखो खिलौने हैं, ये छोटे छोटे हमें खिलौने मिले हैं, और साथ में इधर देखते हैं ये मोहर है। क्या है? मोहरे, जो व्यापार के रूप में काम में ली जाती थी। ये मोहरे जो व्यापार के रूप में काम में ली जाती थी, इस पर एक चिन्ह बना हुआ है, एक सींग वाला पशु बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न, जो एक पवित्र पशु माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे देखते हैं नगर और नए शिल्प। तो नगर और नए शिल्प के बारे में देखते हैं। तो देखो पहले तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है। तो देखो पत्थर के बाट, देखो ये जो तोलने के लिए जो है एक बाट का प्रयोग करते थे, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया था। तो देखो हड़प्पा सभ्यता में जो बाट है वो किसके बनाए जाते थे? चाट पत्थर के बनाए जाते थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर या धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। और मध्य में बनाए गए बाएं में मनके हैं। तो देखो मनके जो आभूषणों में लगाए जाते थे, ये देख सकते हैं मनके, ये सारे क्या है? मनके बने हुए, मनकों से आभूषण बने हुए हैं। तो अब देखते हैं हम आगे कि नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसा एक धातु होता है जो कि तांबे का और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। तो उस समय के लोगों को जो कांसा धातु की वस्तुएं मिली, इसका मतलब ये है कि कांसा सीधे ही प्रकृति में नहीं मिलता, ये बनाया जाता है तांबे को और शीशे को मिला के, तो टिन को मिला के। तो इसका मतलब ये है कि उनको धातु को पिघलाकर नया धातु बनाने की उनके पास तकनीकी भी थी। सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, और इन आयताकार मोहरों पर सामान्य से जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब हम देखते हैं, ये एक पुजारी की मूर्ति है जो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। अगर देखो संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में पड़ता है, वहाँ से कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। और पकी मिट्टी की तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत भी देते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। मतलब जो किसी खास वस्तु को बनाने के लिए जो अपने प्रशिक्षण लेते हैं, और उसी को काम, जैसे आज के ज़माने में पेंटर्स होते हैं, कारपेंटर होते हैं, वो उन्हीं काम को करते हैं जो
जिनका उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। तो ये जो चीज़ें, विशेष वस्तुओं को बनाने का काम विशेषज्ञों द्वारा होता था, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर कच्चीकारी करना। ये विशेष कार्य विशेषज्ञों द्वारा किए जाते थे। और मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। जो हमने मूर्ति देखी थोड़ी देर पहले, ये देखो, इसमें दाढ़ी है। इसको एक पुजारी की मूर्ति कहा गया है। किसकी मूर्ति कहा गया है? पुजारी की मूर्ति कहा गया है। आगे देखते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। इसके हमें कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होते कि जो प्रशिक्षण वाला काम है, जो शिल्पकला का काम है, ये स्त्रियाँ करती थी, पुरुष ही करते थे, ऐसा हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करते थे। अनुमान लगा के जो पुरातत्वविद है, जितने भी अपने इतिहासकार, उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद दोनों ही मिलकर ये कार्य करते थे। आगे देखते हैं फेयंस क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती है। तो देखो, बालू या स्फटिक पत्थरों के जो चूर्ण होता था, उसको जो है गोंद में मिलाकर उससे कई सारी वस्तुएं, कलाकृतियां बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब कच्चे माल की खोज। जब भी ये वस्तुएं बनाते थे तो इनको जरूरत पड़ती थी कच्चे माल की। तो देखो, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर जैसे हमें कपड़े बनाने हैं तो हमें कपास की आवश्यकता है, तो कपास क्या है? कच्चा माल है। तो इस तरह से क्या है कि फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। जो लकड़ियाँ है, धातुएं है, अयस्क है, ये प्राकृतिक रूप से क्या है? कच्चा माल है। और इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में कई सारी चीज़ें तो उपलब्ध होती थी, लेकिन कई सारी वस्तुएं, धातु उनको बाहर दूर दराज के देशों से मंगवानी पड़ती थी। कच्चे माल के बारे में पढ़ा हमने। अगला देखो, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, जिसे हम गणेश्वर सभ्यता के नाम से जानते हैं। गणेश्वर सभ्यता से ही जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? तांबे का आयात करते थे। और गणेश्वर सभ्यता को हम ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो देखो, भारत के बाहर जो तांबे का आयात था वो कहाँ से किया जाता था? जो है एशियाई देश ओमान से भी किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। जब कांसा बनाया जाता था तो तांबे के साथ टिन को मिलाया जाता था, और टिन का आयात कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान व अफगानिस्तान से किया जाता था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोने का आयात है वो कहाँ से होता था, बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से होता था, और टिन का आयात कहाँ से होता था। अगला देखो, ये बैलगाड़ी का चित्र बना हुआ है। ये आपको छोटी सी बैलगाड़ी दिख रही है। आगे देखते हैं कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो भोजन की व्यवस्था के लिए, भोजन के लिए किस चीज़ों का उपयोग करते थे, तो देखते हैं हम। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, वे खाद्य पदार्थों को किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान और तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन प्राय वे लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार की खिलौने मिले हैं। मतलब कहते हैं कि हल की आकृति मिली है, जो कि
हमें बनावली हरियाणा से मिली हल्की आकृति। तो अगर मान लो हल्की आकृति अगर बनी हुई मिली, इसका मतलब लोग हल से परिचित थे और उसका प्रयोग वो खेती में करते थे। इस क्षेत्र में बारिश होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। ये देखो ये हल्की आकृति मिली है, ये हड़प्पा सभ्यता से हमें हल्की आकृति मिली है छोटी सी। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं हल से परिचित थे। पानी के लिए वो अपना जो है कहते हैं कि स्टोर करके रखते थे पानी को। संभवतः पानी का संचय किया जाता था और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। अगला देखते हैं इसके आगे। हड़प्पा के लोग गाय भैंस और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब जो गुजरात के हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात में अपन पढ़ते हैं लोथल और धोलावीरा, दो प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ते हैं। धोलावीरा वर्तमान में कहते हैं कि 2022 के अंदर 2021 में जो धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और 2022 में एग्जाम में जो यूपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है धोलावीरा से, तो ये करंट का भी है। तो देखो गुजरात में हड़प्पा नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो देखो इसको हम पढ़ते हैं। हड़प्पा नगर में दो ही नगर पढ़ेंगे हम, लोथल और धोलावीरा। तो कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। तो कहते हैं हड़प्पा के जो जितने भी नगर थे वो 2 भागों में थे, लेकिन धोलावीरा कितने भागों में मिला है? 3 भागों में मिला है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों पर पाया गया है। मतलब यहाँ से एक साइन बोर्ड जिसे बोलते हैं, यहाँ से हमें कुछ लिखित अवशेष भी मिले हैं, लेकिन वो अपठनीय है, पढ़े नहीं गए। तो वो कहते हैं कि हो सकता है वो किसी जो है द्वार का प्रवेश, जो द्वार होता है नगर का, उसका एक बोर्ड होता था। तो उसको कई सारे इतिहासकारों ने उसको या पुरातत्वविदों ने उसको एक साइन बोर्ड माना है, एक नगर का प्रवेश जो बोर्ड होता था वो माना है। तो इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए। वे हड़प्पा के जितने भी नगर उनमें जो लेख है, जो लिपि है, वो छोटी मुहरों पर पाई गई, लेकिन इतने बड़े मतलब लकड़ी के जो टुकड़ों पर जो लिपि पाई गई है, इसका मतलब इतना बड़ा जो बोर्ड है वो किस उपयोग में लिया जाता होगा? तो वो शायद नगर का प्रवेश द्वार पर एक लगाया जाने वाला बोर्ड हो सकता है। ऐसा किसने माना है? पुरातत्वविदों ने माना है। तो हम देखते हैं आगे। गुजरात की खंबाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था। तो देखो हमने धोलावीरा के बारे में पढ़ा। धोलावीरा में क्या मिला है कि हमें धोलावीरा से जो है बांध के साक्ष्य मिलते हैं, बांध बनाकर पानी को रोककर संचय करने के साक्ष्य मिलते हैं, नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल से हमें बंदरगाह मिलते हैं, जहाँ से मतलब जहाज़ों को ले जाया जाता है। तो गुजरात की खंबाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, और ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है, और इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, जिसे हम बोलते हैं मुहरबंदी, मिले हैं। तो देखो ये बंदरगाह है, इसमें चित्र में देखो आप लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। तो देखो ये रहा, ये जितना उसको गोदीवाड़ा भी बोलते हैं, बंदरगाह भी बोलते हैं लोथल का। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था, और पत्थर के टुकड़े। ये हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? लोथल के बारे में। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के, मतलब आधे बने हुए मन के, पूर्ण रूप से नहीं था, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिलते थे। हम पढ़ते मोहर के बारे में। तो मोहरें देखो सैलखड़ी की बनाई जाती थी। तो अब मोहर किसकी बनाई जाती है? सैलखड़ी बनाई जाती है। तो मोहरों का प्रयोग सामान
सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। मतलब जैसे आज जो है लाख की मोहरें लगाई जाती है, लाख को गीला मतलब गर्म करके उस पर जो मोहर लगाई जाती है, उसी तरह चिकनी मिट्टी को उस जो बोरी होती थी उसके गांठ पर लगाकर उस पर मोहर लगा दी जाती थी। और अगर वो सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती थी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती थी। उसका मतलब क्या है, माल जो उसमें रखा हुआ माल है वो सुरक्षित होता था। तो मोहरों का इस्तेमाल अधिकतर व्यापार में किया जाता था। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान को के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। हम देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी हमने, अब इसका अंत कैसे हुआ, इसके कोई हमें प्रमाण नहीं मिलते। अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो धीरे धीरे देखो सभ्यता नष्ट होने लगी। इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं। यह सब क्यों हुआ ये कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी और अन्य कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। देखो कई सारे, कोई कहते जलवायु परिवर्तन है, कोई कहते अकाल पड़ गया, ठीक है, कोई कहते महामारी फैल गई। तो देखो इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। तो कई सारे लोग बाढ़ के साक्षी भी बताते हैं, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि इन सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, पर सारी सभ्यता वो एकदम ही नष्ट कैसे हो गई। इसका कारण देखो, मतलब जितने भी सभ्यता है वो सारी एक साथ नष्ट होने के कारण हमें, क्योंकि देखो बाढ़ भी आएगी तो एक जगह आएगी, नहीं थोड़ी कि बाढ़ सब जगह आई होगी। तो देखो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, तो हमें इसके क्या है कि प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिलते कि इसका अंत कैसे हुआ। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम। अगर देखो अन्यत्र, तो ये मिस्र के पिरामिड है, इसके बारे में देखते हैं मिस्र के पिरामिड कितने साल पुराने हैं और इनके बारे में क्या जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो देखो कि नील नदी के आसपास के इलाकों को, अब मिस्र में एक सभ्यता है इजिप्ट की सभ्यता। वो इसलिए जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के साथ क्यों पढ़ते हैं इसको, क्योंकि इजिप्ट की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, इस वजह से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इनके बड़े बड़े मकबरे बनाए गए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उन्हें शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। मतलब कि मिस्र के राजाओं को शवों को इन पिरामिडों में दफनाया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। जो मिस्र में जो शव दफनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। उनको मतलब अजीब सा, उनको ऊपर एक केमिकल का लेप लगाकर उस पर बिल्कुल पूरा पट्टी से उसको पैक करके उसको ताबूत में रखा जाता था और उस बॉडी को क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्य, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हुआ करते। मतलब जो मिस्र में जो लोग हैं उनके साथ उनके पसंदीदा वस्तुएं भी उनके साथ दफनाई जाती थी। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मतलब शवों को दफनाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा मिस्र में खर्च किया जाता था और उनके साथ उनके सेवक को भी दफनाया, सेवक या सेविका को। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई राजा मरता है तो उनके सेवक को हाथों दफना दिया जाता था। मतलब जब उसकी मृत्यु होती थी सेवक की कुछ समय बाद, तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको भी उसके पास में ही दफना दिया जाता था। तो इस तरह से क्या है कि हम इस पार्ट को पूरा कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 वर्ष पहले था, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी और अन्य लोगों का विकास 2500 साल पहले हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये वीडियो अपने जो है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जितने भी 2023 में या
चॉइस में देने वाले बच्चे हैं, जो बिगिनर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें हिस्ट्री वाला चैप्टर पूछा जाता है, उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत।